हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं संजय कुमार प्रजापति पुनः स्टडी विथ A2 में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, यह कैसे निकलता है, किससे निकलता है, और प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने गहन अध्ययन किया था। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके बीच पुनः हाजिर हैं दर्पण को लेकर। आइए बच्चों, देखते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण को परिभाषित करते हैं। दर्पण किसको कहते हैं? मुख्य रूप से दर्पण कांच को किसी एक सतह से कलई कर देने पर वह कांच दर्पण बन जाता है। कांच को किसी एक भाग से उसको कलई कर देने से क्या बनता है? दर्पण। जैसे मान लीजिए ये कांच, ये क्या है? कांच। कांच के एक तरफ से एक हुआ पहला भाग और ये हुआ इसका दूसरा भाग। किसी एक भाग से हम कलई कर देते हैं। अब ये क्या बन गया? दर्पण। दर्पण परिभाषित हो गया। दर्पण किसको कहते हैं? तो कांच के किसी एक भाग को कलई करने से जो कांच प्राप्त होता है उस प्राप्त कांच को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं? अब ध्यान से समझिए इस चीज को। समतल दर्पण किसको कहते हैं? देखिए, ये दर्पण, ये दर्पण, ये जो कलई किया हुआ भाग है, ये भाग आपको कहलाता है अपारदर्शी। और जो कलई किया हुआ अपोजिट डायरेक्शन का है वो हो जाएगा आपको पारदर्शी। ठीक है, यानी परावर्तक सतह। परावर्तक सतह दो भाग है कांच में, दो भाग। एक भाग है कलई किया हुआ और दूसरा भाग है आपका परावर्तक सतह। जिधर से दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है उस भाग को परावर्तक सतह कहते हैं। इसी भाग से प्रकाश की किरण टकराकर और पुनः वापस लौट जाती है। ये भाग आपका कलई किया हुआ भाग है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कलई जब भी करना है दर्पण में तो हमेशा राइट साइड से करना है। एक चीज नोट में आप ध्यान दीजिएगा कि दर्पण हम जब भी बनाएंगे और उसका जो सरफेस हमको कलई करना होगा वो सरफेस हमेशा हम दाहिने तरफ वाला चूज करेंगे। ठीक है, और बाएं तरफ का सरफेस परावर्तक सतह होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो। उस दर्पण को हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण। मीन्स यहां देखिए, इसका परावर्तक सतह कैसा है? यह है इसका परावर्तक सतह, उस साइड वाला। यह है इसका परावर्तक सतह। इस साइड का परावर्तक सतह जो है बिल्कुल प्लेन समतल है, इसलिए इस दर्पण को क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, समतल दर्पण को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक साधारण दर्पण, दूसरा आदर्श दर्पण। साधारण दर्पण किसको कहेंगे और आदर्श दर्पण किसको कहेंगे? आइए इस चीज को देखते हैं, ध्यान से देखिए। साधारण दर्पण, ये आपका कलई किया हुआ भाग है और उस साइड का भाग आपका परावर्तक सतह है। ध्यान दीजिएगा कि साधारण दर्पण वैसा दर्पण, समतल दर्पण में वैसा दर्पण जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ती है तो उसका कुछ अंश अवशोषित कर ले। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ 100% प्रकाश की किरण
पड़ रही है, जबकि रिफ्लेक्ट अगर 98% हो, यानी 2% ये दर्पण क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया है प्रकाश की किरण को। जब 2% प्रकाश की किरण को ये दर्पण अवशोषित कर लिया है, वैसा दर्पण क्या कहलाएगा, साधारण दर्पण कहलाएगा। जबकि आदर्श दर्पण में 100% प्रकाश का परावर्तन होता है, कुछ भी भाग उसका अवशोषित नहीं होता है। जैसे 100% प्रकाश की किरण इस पर पड़ा और रिफ्लेक्ट कितना होगा, तो 100%, और अवशोषित कितना होगा, 0%। यानी कहने का मतलब है कि दर्पण में समतल दर्पण किसको कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, बिल्कुल समतल हो, उस दर्पण को समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण को हमने दो कैटेगरी में रखा है, एक साधारण दर्पण और दूसरा आदर्श दर्पण। साधारण दर्पण किसको कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का कुछ भाग अवशोषित हो जाए, ये दर्पण साधारण दर्पण कहलाते हैं। आदर्श दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का कुछ भी भाग अवशोषित नहीं हो, ऐसे दर्पण आदर्श दर्पण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको कैसे पता करिएगा कि ये साधारण दर्पण है या आदर्श दर्पण, ध्यान दीजिएगा। आप कभी आईना में अपना चेहरा देखते होंगे, तो जब कभी भी आईने में अपना चेहरा देखते होंगे, यदि नाक पचका हुआ, गाल फुला हुआ, इस तरह से अगर आपको नजर आ रहा है, तो समझ जाइए वो साधारण दर्पण है। गाल फुला हुआ क्यों नजर आएगा, नाक टेढ़ा क्यों नजर आएगा, कभी गाल पचका हुआ क्यों नजर आएगा, यानी कहने का मतलब है कि जब मेरे चेहरे से प्रकाश की किरण टकराती है और दर्पण पर पड़ती है, उस पश्चात जिस भाग से आने वाली किरण का यदि अवशोषण हो जाए, तो वो अंग आपका भंग नजर आएगा, यानी वो दर्पण आपका साधारण दर्पण में होगा, ठीक है। जबकि आदर्श दर्पण में ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपका चेहरा सुसज्जित और क्लीन रूप से बनाता है, इसमें इस प्रकार की कोई दोष नहीं होती है। जबकि साधारण दर्पण में ऐसा नजर आता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, जब चेहरा में मतलब आईने में अपना चेहरा दिखिएगा, तो ध्यान से इस चीज को आप नोटिस कर सकते हैं। अपने घर पे आईना लीजिए और अपने चेहरे को बड़ा बारीकी से देखिए, बड़ा गौर से देखिए। यदि ऐसी त्रुटि नजर आ रही है, तो सिंपल है, वो दर्पण कैसा होगा, साधारण दर्पण होगा। जबकि अगर आदर्श दर्पण है, ऐसी कोई क्वालिटी उसमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें 100% प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जबकि साधारण दर्पण में उसका कुछ अंश अवशोषित हो जाता है। हमने यहाँ 2% लिया, एग्जैक्ट ये 2% ही नहीं, कुछ भी परसेंट, अगर 1% अगर अवशोषित करता है, हल्का टेढ़ा नजर आएगा, 2% थोड़ा ज्यादा, 30% उससे भी ज्यादा। यानी कहने का मतलब जितना ज्यादा वो अवशोषित करेगा प्रकाश की किरण को, उतना ज्यादा हमको वो अंग भंग नजर आएगा, ठीक है। आइए अब आते हैं इधर गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण को हम परिभाषित करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण थोड़ा ये क्रिटिकल है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, कहने का मतलब है कि दर्पण जब भी बनता है तो कांच से, दर्पण जब भी बनता है तो कांच से बनता है। ये हमने आपको पहले ही बता चुका है कि दर्पण जब भी बनता है तो कांच से बनता है, और कांच का एक सतह कलई करने से बनता है और दूसरा सतह उसका परावर्तक सतह होता है। जबकि गोलीय दर्पण में कांच जो होगा वह किसी खोखले गोले से काटकर प्राप्त किया गया होगा। बात समझ में आई? यानी खोखले गोले से काटकर, खोखले गोले से काटकर, यानी वैसा गोला लेना है जो गोला कांच का होगा और वह अंदर से बिल्कुल खोखला होगा। इस खोखले गोले को यदि हम एक बाहर से कलई कर दें, यदि इस साइड से कलई कर दें, जबकि हमको कलई करना होता है हमेशा राइट साइड, इसलिए ध्यान देना है बच्चों कि जब भी हम कलई करेंगे तो दाहिना तरफ ही कलई करेंगे, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है।
और इस दर्पण में हम दाहिना तरफ से इधर से कलई करते हैं, कलई कर दिए। अब ये दर्पण दो प्रकार का बन गया, एक अवतल दर्पण बन गया और दूसरा उत्तल दर्पण बन गया। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया और ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, यानी क्या किए, पहले इसको परिभाषित करते हैं, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। तो वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले से काटकर प्राप्त किया गया हो, उस गोले के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। मीन्स ये खोखला गोला था, इस खोखले गोले को हमने काट दिया और काटने के बाद इसके दाहिने तरफ को कलई कर दिया, तो ये जो प्राप्त हुआ, ये प्राप्त आपका गोलीय दर्पण हुआ। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होगा, एक अवतल दर्पण होगा और दूसरा उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण किसको कहते हैं, आइए इसको जानते हैं। अवतल दर्पण, ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। ये देखिए उसका परावर्तक सतह हमने तो पहले बता दिया था, ये भाग है आपका कलई किया हुआ, कलई किया भाग है, और ये भाग है आपका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, अब देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ये देखिए इसका परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह, और ये इसका कलई किया गया भाग है, कलई किया गया। ठीक है, ये भाग आपको जो डॉट डॉट लाइन तरह दिख रहा है, ये भाग कलई किया गया भाग है, और ये भाग परावर्तक सतह है, यानी मीन्स इस पर पड़ने वाली किरण, प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी, इसलिए इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। और ये भाग कलई किया गया भाग है, यानी रज्जित किया गया भाग है। ठीक है, अब हम बारी बारी से इसका परिभाषा देखेंगे, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। दर्पण किसको कहते हैं, तो कांच के दो सतहों में से किसी एक सतह को कलई करने से जो प्राप्त होता है, उस प्राप्त कांच को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण को हमने दो कैटेगरी में रखा है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में दो कैटेगरी, साधारण दर्पण और आदर्श दर्पण। साधारण दर्पण किसको कहते हैं, तो समतल दर्पण में वैसा दर्पण जो जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण 100% परावर्तन नहीं करे, जिसका कुछ भाग अवशोषित हो जाए, ऐसे दर्पण साधारण दर्पण कहलाते हैं। जबकि आदर्श दर्पण में पड़ने वाली प्रकाश की किरण 100% परावर्तित हो जाती है, उसका कोई भी भाग अवशोषित नहीं होता है, ऐसे दर्पण आदर्श दर्पण कहलाते हैं। हम पहचानने के लिए भी बता दिए थे कि यदि इस दर्पण में आप अपना चेहरा देखेंगे तो वो चेहरा यानी उस अंग में थोड़ा सा भंग नजर आएगा, आदर्श दर्पण में जबकि ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। गोलीय दर्पण में हमने देखा था किसी खोखले गोले को काटकर और उस गोले के किसी एक भाग को रज्जित करने से जो प्राप्त होता है दर्पण, उसी दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ये भाग हम दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं, एक को बाहर तरफ से कलई करके और दूसरे को अंदर तरफ से कलई करके। यानी बाहर तरफ से जो हम कलई करेंगे उसी को अवतल दर्पण कहेंगे, और जिसको हम अंदर के तरफ से कलई करेंगे उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। मीन्स अवतल दर्पण में परावर्तक सतह आपका धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण में आपका परावर्तक सतह उठा होता है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे इसका परिभाषा।
यानी फोकस क्या है, ध्रुव क्या है, ध्रुव किसको कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, प्रधान अक्ष किसको कहते हैं। आइए इसके बारे में हम बारी बारी से सबको परिभाषित करते हैं और देखते हैं कि ये होता किससे है और कब होता है और इसको सूचित किससे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं, दर्पण के ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं, पोल। ठीक है, यहां आप देखिए दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण है, इस दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, इधर आपका उत्तल दर्पण है। दर्पण के मध्य बिंदु को, ये उत्तल दर्पण का जहां मिड पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से सूचित करते हैं। अब देखते हैं वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र, ध्यान से समझिए वक्रता केंद्र को, यही आपका कॉन्सेप्ट। वक्रता केंद्र यानी जिस गोले से काटकर दर्पण बनाया गया था, उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए इस गोले से काटकर हमने एक दर्पण बनाया, इस गोले का केंद्र यहां है। ठीक है, इस गोले का केंद्र यहां है, इस दर्पण को यहां से हमने काट लिया, यहां से हमने काट लिया और एक तरफ यहां से कलई कर दिया, उत्तल दर्पण बन गया, और एक साइड इधर से हमने कलई कर लिया, ये अवतल दर्पण बन गया। कलई हमेशा दाहिने तरफ से करना। ये आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कहने का मतलब है कि ये उत्तल दर्पण भी और ये अवतल दर्पण भी एक ही गोले से काटकर बनाया गया है और इस गोले का केंद्र यहां था। इसी केंद्र को इस उत्तल दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा और इस अवतल दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि जिस गोले से काटकर हमने दर्पण तैयार किया है, उस दर्पण का जहां केंद्र होगा, उसी केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं, इसे C से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फोकस। फोकस किसको कहते हैं, फोकस, ध्यान से देखिए फोकस। ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये आपका ध्रुव है, क्योंकि अवतल दर्पण का ये मध्य बिंदु, ये आपका मध्य बिंदु है, इसलिए ये क्या है, ध्रुव। और उसके बाद मान लीजिए ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, इसका सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे। मान लीजिए इस पॉइंट पर उसका सेंटर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के गोले से काटकर बनाया गया होगा ये दर्पण। ठीक है, इस गोले से काटकर दर्पण बनाया गया। इस गोले का जो सेंटर होगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब सवाल है कि फोकस किसको कहेंगे, तो फोकस कहेंगे वक्रता केंद्र और फोकस यानी ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, इसी मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं और इसे F से सूचित करते हैं। ठीक है, दर्पण को ध्रुव समझ में आई। दर्पण को ध्रुव किसको कहेंगे, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे,
तो जिस गोले से काटकर दर्पण तैयार किया गया है उसी दर्पण के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस किसको कहते हैं? इस ध्रुव और ये वक्रता केंद्र के बीच में जो एक पॉइंट होगा उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये हुआ वक्रता त्रिज्या, ये हुआ वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यानी और वक्रता त्रिज्या को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से। यानी आर जो होगा वह फोकस दूरी के दुगुना होगा। ठीक है, अब समझते हैं फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी, फोकस दूरी समझिए। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी किसको कहते हैं? ये है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ में आई? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे एफ से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से। वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसको हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं? दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो जिस खोखले गोले से काटकर दर्पण बनाया गया होगा उसी गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस किसको कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच यानी मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस हो गया। अब देखते हैं फोकस दूरी किसको कहते हैं। फोकस और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं। आर बराबर जो होता है वह 2f होता है। आर बराबर 2f, या कह सकते हो f बराबर r/2। यानी फोकस दूरी जो होगा वह वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, या वक्रता त्रिज्या जो होगा वह फोकस दूरी के 2 गुना होगा। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, और यहां से यहां तक की वैल्यू r, यहां से यहां तक की वैल्यू f और यहां से यहां तक की वैल्यू f। जब r बराबर हम लिख सकते हैं a1f प्लस 1f, यानी f प्लस f इज इक्वल टू r बराबर 2f। इस बात की पुष्टि हम अगले वीडियो में कर देंगे। r बराबर 2f होता है, इस चीज को हम प्रूफ कर देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अभी यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि ये जो फोकस दूरी है और यहां से ये वक्रता केंद्र और ये फोकस के बीच की दूरी और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी इक्वल होती है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं दर्पण के गुण। बारी बारी से हम तीनों दर्पण के गुण को देखेंगे। पहला है समतल दर्पण के गुण, उसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण के गुण, फिर देखेंगे उत्तल दर्पण के गुण। 5-5 गुण से हम आपको रूबरू करवाते हैं।
इसमें ऐसा कौन सा 5 गुण है समतल दर्पण में? देखिए, पहला है कि इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप कंफ्यूजन मत हो, यानी समतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेफ्ट राइट का अपोजिट, ऊपर नीचे का अपोजिट नहीं बनता। इसमें लेफ्ट राइट का अपोजिट बनता है। अगर समतल दर्पण के सामने आप राइट हाथ से भोजन ग्रहण कर रहे हो तो आपको लगेगा, दर्पण में जब आप अपना प्रतिबिंब देखिएगा तो लगेगा कि लेफ्ट हाथ से हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि आपका सर नीचे चला गया है और पैर ऊपर आ गया है। ऐसा होता है आपको अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, जबकि समतल दर्पण में ये क्वालिटी नहीं है। समतल दर्पण की क्वालिटी इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसका उल्टा प्रतिबिंब लेफ्ट और राइट का अपोजिट होता है, दाहिना और बायां। ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि जब हम भोजन दाहिना हाथ से ग्रहण कर रहे हैं तो लगेगा प्रतिबिंब में बायां हाथ से भोजन कर रहे हैं। लिख रहे होंगे आप दाहिना हाथ से तो उसमें लगेगा कि बायां हाथ से लिख रहे हैं। जो वर्क आप दाहिना हाथ से करेंगे वही उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अपोजिट प्रतिबिंब बनाता है, लेफ्ट राइट का अपोजिट बनाता है, ना कि अप एंड डाउन का। ठीक है, दूसरा इसका क्वालिटी है, गुण है, इसका फोकस अनंत होता है। यानी इसमें जो फोकस की संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है। यानी जितने इस पर समांतर किरण आके पड़ेगी उतना इसका फोकस होगा। यानी कहने का मतलब है कि अनकाउंटेबल, काउंटिंग नहीं किया जा सकता है कि इसमें फोकस की संख्या कितनी होगी। इसमें फोकस की संख्या अनंत होती है, अनगिनत। तीसरा गुण है कि इसके सामने जितनी गति से बिंब आता है उसके 2 गुने गति से प्रतिबिंब पीछे जाता है। ठीक है, यहां क्लियर हम स्पष्ट करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि समतल दर्पण के सामने जिस गति से हम कोई बिंब को लाएंगे उतनी ही गति से प्रतिबिंब उसका पीछे बनेगा, उतनी ही गति से उसके प्रतिबिंब पीछे जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक प्रयोग के द्वारा। ठीक है, एक प्रयोग में हम एक स्टूल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं एक प्रयोग से। आइए देखते हैं तीसरे गुण का एग्जाम्पल। इसके सामने जितनी गति से हम बिंब लाएंगे उसके 2 गुने स्पीड से इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाएगा। एक्चुअली समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। देखिए एक एग्जाम्पल, ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है और ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका बिंब है। और दर्पण में जो दिख रहा होगा वो आपका प्रतिबिंब है। देखिए यहां बिंब, और इस दर्पण के अंदर में जो एक और दिख रहा है वो आपका प्रतिबिंब है। यहां से हम एग्जांपल देते हैं। देखिए जितनी स्पीड से हम इसको पीछे ले जाएंगे प्रतिबिंब उसके 2 गुने स्पीड से पीछे जाएगा। यानी दैट मीन्स यहां से आपको काउंट करना पड़ेगा। यहां से जिस स्पीड से हम पीछे लाएंगे इसकी तुलना में वो प्रतिबिंब उससे 2 गुने स्पीड से जाएगा। दैट्स क्लियर कीजिए। यहां देखिए, क्लियर हो रहा, क्लियर है। दूसरा अगला देखिए, इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसे उल्टा बनता है देखिए, ध्यान से गौर से देखिएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये आपका मिरर है। ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के को ध्यान से देखिएगा, मार्कर के ढक्कन को। मार्कर का ढक्कन अभी मेरे साइड है, अभी मेरे साइड है हमारा ढक्कन। गौर से देखिए आप दर्पण को। दर्पण में आपको दिख रहा होगा एक प्रतिबिंब जो हमने इस पर ड्रॉ किया, है। आप इस बिंब को जरा गौर से देखिए। इसके लेफ्ट हैंड में बॉल है, और इसका प्रतिबिंब हम एक दर्पण पर लेना चाहते हैं। जरा गौर से देखिए, ठीक है।
और दर्पण में आप गौर से देखिए, रियल में बॉल किस हैंड में था? लेफ्ट हैंड में, जबकि आपको मिरर में स्पष्ट हो रहा होगा कि ये बॉल राइट हैंड में है। इससे यह कॉन्सेप्ट आपको हम दे पा रहे हैं कि जब भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो लेफ्ट और राइट का अपोजिट होगा। दैट्स क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। आगे इसकी क्वालिटी पढ़ते हैं। इसके सामने जितनी दूरी पर बिंब रहेगा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां भी एक चीज है, देखिए, ये आपका दर्पण है, कोई स्टूल दिख रहा है, ये आपका दर्पण है और ये एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखिएगा कि इस मिरर से जितनी दूर पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर नजर आएगा आपको। देखिए, जितना दूरी पर हम दर्पण से हटा के इस मार्कर को खड़ा किए हैं, आप दर्पण के पीछे देखिए, आपको उतनी ही दूरी पर आपको प्रतिबिंब नजर आएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि दो दर्पण को अगर हम थीटा के कोण पर परस्पर झुका दें, ठीक है, दो दर्पण को, किस दर्पण को? समतल दर्पण को। दो समतल दर्पण को यदि हम थीटा के कोण पर झुका दें तो उसके बीच रखे गए बिंब का प्रतिबिंब जो बनेगा वह बनेगा 360 बटा थीटा माइनस 1। कितना बनेगा? 360 माइनस थीटा बाय 1। इसका एग्जाम्पल आप लोग बाल कटाने जा रहे होंगे तो निश्चित रूप से देखते होंगे। जब आप सैलून में बाल कटाने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि मेरे आगे भी दर्पण लगा है और मेरे पीछे भी दर्पण लगा है, और उसके बीच में जब हम बाल कटा रहे होते हैं या फिर जब हम खड़े होते हैं तो मेरा 3 से 4 5 6 प्रतिबिंब बन जाता है। ये कैसे होता है? तो ये होता है कि जब दो दर्पण का झुकाव कोण यदि हम थीटा रखेंगे तो उसके बीच जो बनने वाली प्रतिबिंब होगी उसकी संख्या जो होगी 360 बटा थीटा माइनस 1। यहां देखिए, मान लीजिए ये सैलून का दीवार है, ठीक है, ये सैलून का दीवार है। इस दीवार पर हम यहां पर समतल दर्पण को झुका के रख दिए हैं, मान लीजिए 60 डिग्री के एंगल पर, और यहां भी हमने एक दर्पण को झुका के रख दिया, मान लीजिए 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। और इसके बीच जब हम खड़े होंगे, इसके बीच में जब हम खड़े होंगे तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो भैया थीटा का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है और बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो हमको पता है 360 बटा थीटा माइनस 1। इस 0 से इस 0 काटिए, इस 6 को 36 में काटिए 6 बार में, ये 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यानी इसके बीच में रखे हुए प्रतिबिंब की संख्या हमको 5 बनेगी, यानी 5 प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है। अब होता क्या है कि जो सैलून में एग्जैक्ट कोण पर जब झुकाया नहीं जाता है तो कभी प्रतिबिंब आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है। यानी पूरा 5 प्रतिबिंब देखने के लिए हमको 60 डिग्री कोण पर झुकाना पड़ेगा। तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि जब आप सैलून जाइए, अगर आपके प्रतिबिंब की संख्या 5 बन रही है तो समझ जाइए कि वह कितने डिग्री कोण पर झुकाया हुआ है? 60 डिग्री कोण पर झुकाया है। अगर मान लीजिए हमको प्रतिबिंब 9 बनता है, 9 प्रतिबिंब बन रहा है, तो बताइए कि उस दर्पण यानी दो दर्पण के बीच का झुकाव कोण क्या होगा? तो डेट्स यहां क्लियर करते हैं। यानी मान लीजिए कि वो दर्पण का झुकाव कोण थीटा है, यानी थीटा डिग्री कोण पर वो दर्पण झुका हुआ है, ठीक है। और इसी थीटा की वैल्यू हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितना डिग्री के कोण पर दो दर्पण को झुकाया जाए ताकि उसका प्रतिबिंब 9 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, ये 360 बटा थीटा, थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। कितना प्रतिबिंब बन रहा है? 9 प्रतिबिंब बन रहा है। ये माइनस 1 को उधर ले जाके आप प्लस 1 कर सकते हैं, तो 360 बाय थीटा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब इधर से उधर ले जाके पलट दीजिए,
यानी इसके नीचे 1 है, यानी इसको कीजिए tan थीटा बराबर इज इक्वल टू 360, थीटा इज इक्वल टू होगा 360/10, इस 0 से इस 0 काट दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। यानी कहने का मतलब है वो कितना डिग्री कोण पर झुकाया होगा, 36 डिग्री के कोण पर झुकाया होगा, तब उसके बीच बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। ठीक है, अब आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक है, एक सवाल, अगर आपको थीटा दे दे तो प्रतिबिंब की संख्या काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर थीटा दे दे तो प्रतिबिंब की संख्या काउंट कर लीजिए। अगर प्रतिबिंब की संख्या दिया हो तो थीटा काउंट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज यहां बड़ा बारीकी से आप समझे होंगे कि यदि थीटा का मान बढ़ाते जाए, ठीक है, थीटा का मान अगर बढ़ाते जाए तो प्रतिबिंब की संख्या घटते जाएगी। थीटा का मान बढ़ाने से प्रतिबिंब की संख्या घटती है और थीटा का मान घटाने से प्रतिबिंब की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको पांचों गुण इसका क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेफ्ट और राइट का अपोजिट बनता है, इसका फोकस अनंत होता है, इसके सामने जितनी गति से हम बिंब को लाते हैं प्रतिबिंब उतनी उसके दोगुने गति से दर्पण के पीछे जाती है। इसके सामने जितनी दूरी पर बिंब रहेगा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा, और दो दर्पण का झुकाव कोण यदि थीटा हो तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या 360/थीटा -1 होगा। इसका एक गुण और है, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका एक गुण है कि जब आपको अपना प्रतिबिंब किसी दर्पण में अगर पूरा देखना हो तो बताइए कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए। जबकि दर्पण की एक क्वालिटी है कि जितना साइज का बिंब रहेगा उतना ही साइज का प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन अपना खुद का प्रतिबिंब अगर देखना हो दर्पण में वो भी पूरा प्रतिबिंब, तो ध्यान रखिएगा अपने ऊंचाई का से आधी ऊंचाई का आपको दर्पण लेना पड़ेगा। अपने आधे ऊंचाई का दर्पण में आपको पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट अवतल दर्पण के गुण को लेकर अगले वीडियो में। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार निश्चित रूप से स्पष्ट आसान भाषा में आपको समझ में आई होगी। ये समतल दर्पण का गुण अगले वीडियो में हम आपको फिर से लेके आएंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का गुण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस अभी जो मैंने पढ़ाया है इसका संपूर्ण नोट्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप स्टडी विथ ए2 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि यहां पढ़ाया गया संपूर्ण नोट्स वहां फ्री में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।